दिनांक 11 जुलाई वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का तीसरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत 4 मुख्य टॉपिक हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के लेखन का नियम, रासायनिक समीकरण संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा याद कीजिए मैं तत्वों और यौगिकों के अणुओं के कौन कौन से प्रकार हैं। तो तत्वों के जो अणुओं के प्रकार हैं उसमें धातु, अधातु और धातु सदृश कहे जा सकते हैं। और यौगिकों के अणुओं के प्रकार में यौगिक, आयनिक यौगिक अथवा सहसंयोजकी यौगिक, ऐसे 2 प्रकार हो सकते हैं। आयनिक यौगिकों के 2 प्रकार, आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजकी यौगिक। अथवा एक और वर्गीकरण हो सकता है आयनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक। तो इस तरह से तत्व और यौगिक के अणुओं के प्रकार हो गए। तत्वों की संयोजकता का क्या अर्थ है? तत्वों की संयोजकता का अर्थ है कि किसी तत्व का अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता, या फिर दूसरे शब्दों में इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि किसी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया होते समय उसके अणुओं में जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन या साझेदारी की जाती है उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो ये लिखना ज़्यादा बेहतर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन या फिर साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विविध यौगिकों के रासायनिक अणुसूत्रों को लिखने के लिए कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है? यौगिकों के अणुसूत्र कैसे लिखते हैं? तो यौगिक के रासायनिक अणुसूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले तो उसके जो घटक तत्व हैं उनका सूत्र पता होना चाहिए, और दूसरी जो जानकारी है वो है उन घटक तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो घटक तत्वों का सूत्र, उनकी संयोजकता, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें पता हैं तो अणुसूत्र लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? इसमें जो धन आयन वाले जो तत्व हैं जिसमें धात्विक गुणधर्म पाया जाता है वो पहले लिखा जाता है, और जो ऋण आयन वाले तत्व हैं अधात्विक गुणधर्म जिसमें होता है वो बाद में लिखा जाता है, और उसके बाद दोनों की संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है। इस तरह से अणुसूत्र लिखने की पद्धति है जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये 2 चीज़ें पहले समझना होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में, रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक में दूसरी लाइन में देखिए ये अंतर दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन परिवर्तित होता है व ये परिवर्तन स्थायी स्वरूप का होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या है, इसका ठीक उल्टा है। भौतिक परिवर्तन के समय केवल द्रव्य की अवस्था या रूप बदलता है और ये अधिकांशतः अस्थायी स्वरूप का होता है। यानी रासायनिक जो परिवर्तन है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। एक बार चेंज हो गया तो फिर से पहले जैसा नहीं हो पाएगा। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल अवस्था बदलती है। जैसे बर्फ़ से पानी बन गया तो पानी को फिर से बर्फ़ बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, अस्थायी बदलाव, टेम्परेरी चेंज। तो एक छोटा सा अंतर यहाँ पर ये है कि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं सारणी में। भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों को पहचानना है। और इसमें पहला इन्होंने हल करके दिया है, बर्फ़ का रूपांतरण पानी में होना।
तो अभी मैंने चर्चा किया बर्फ़ से पानी में जो रूपांतरण है ये अस्थायी टेम्परेरी परिवर्तन है, थोड़े समय के लिए, और ये वापस से फिर बर्फ़ का पानी में बना तो पानी फिर से बर्फ़ हो सकता है। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन में यहाँ टिक मार्क किया गया है। दूसरा है भोजन का पकना। भोजन का पकना ये एक स्थायी परिवर्तन है। एक बार भोजन पक गया तो फिर उस भोजन को फिर से कच्चा नहीं कर सकते, तो ये स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट चेंजेस है ये, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन में आ गया। तीसरा फल का पकना, ये भी एक स्थायी परिवर्तन है, इसलिए यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध का रूपांतरण दही में, ये भी स्थायी परिवर्तन है क्योंकि दही फिर से दूध नहीं बन सकता, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। पानी का रूपांतरण वाष्प में, ये अस्थायी परिवर्तन है क्योंकि वाष्प को ठंडा करें तो फिर से पानी बन जाएगा, तो पानी का रूपांतरण वाष्प में होना ये स्थायी परिवर्तन है, इसलिए इसे भी रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जठर में अन्न का पाचन, यह भी स्थायी परिवर्तन है। एक बार जो अन्न पच गया है वो फिर वापस से फिर अन्न नहीं बन पाएगा, यानी परमानेंट चेंजेस है ये, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। नेफ्थलीन की गोली को हवा में खुला रखने पर उसका आकार कम होना। अब नेफ्थलीन की गोली को हवा में रखना ये क्या है कि केवल एक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गोली ठोस अवस्था में है और वो वाष्प बनकर उड़ रही, केवल अवस्था में परिवर्तन है, और अवस्था में परिवर्तन होना ये एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो नेफ्थलीन की गोली, ये 7वां जो लाइन है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाया जाएगा। फिर शहाबादी फर्श पर या काले फर्श पर नींबू के रस का दाग दिखना, ये एक परमानेंट चेंज है। पत्थर और नींबू के रस यानी कि अम्ल के बीच क्रिया है ये, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ऊंचाई से गिरकर कांच की वस्तु का टूटना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कांच टूट जाएगा तो भी कांच ही रहेगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब उस परिवर्तन में वस्तु का स्वरूप भी बदल जाता है, यानी कुछ और वस्तु बन जाती है, वो उसका गुणधर्म पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ कांच यदि टूट गया तो क्या हुआ, फिर भी वो कांच ही रह कहलाएगा, उसका गुणधर्म परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। अब इसके बाद में इस रासायनिक परिवर्तन को ही समझने के लिए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर के लिए एक कृति दी गई है जिसमें रासायनिक पदार्थ यहाँ लिखे हुए हैं। और कृति कैसे दी गई है, देखिए 1 से 5 तक की कृति दी गई है, और उस कृति में जो इन कृतियों के आधार पर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करना है। तो ये एक्चुअली करके आपको देखना होगा, लेकिन फिर भी जो निष्कर्ष होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप टेबल में इसको लिखते जाइएगा। जैसे वाष्पन पात्र में 1 चम्मच चूने का पत्थर का अणु सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 को तीव्र नीली ज्योत से भरपूर गर्म कीजिए। नीली ज्योत जैसे अब गैस में देखिए नीली ज्वाला जलती है, इसका यहाँ डायग्राम भी दिया है। चूने का पत्थर है और बंसेन बर्नर के द्वारा नीली ज्योत से उसे गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देगा वो यहाँ आपको फर्स्ट वाली कृति में तालिका में भरना है। तो देखिए क्या होगा, रंग में परिवर्तन यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ फर्स्ट वाले में रंग परिवर्तन के नीचे लिख देना है नहीं, रंग परिवर्तन नहीं है, नहीं होगा। मुक्त होने वाली गैस, यहाँ पर एक गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है C और नीचे 2 CO2। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, और ये परिवर्तन का प्रकार कौन सा है, ये रासायनिक प्रकार है। फिर दूसरा कृति क्या है, देखिए ऊपर कॉपर सल्फेट CuSO4, ये जो कि नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, इसके विलयन में जस्ते का चूर्ण डाल दिया जाए। तो उसके जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, निरीक्षण। सेकंड कृति में रंग परिवर्तन क्या होगा, देखिए रंग परिवर्तन, जो नीला रंग का कॉपर सल्फेट था वो रंगहीन हो जाएगा,
रंग में परिवर्तन होगा, नीला से वो रंगहीन हो जाएगा। ये रंग परिवर्तन में हो गया। मुक्त होने वाली गैस, कोई भी गैस यहाँ मुक्त नहीं होगी। तापमान में परिवर्तन, तो यहाँ सेकंड लाइन में आपको लिखना होगा तापमान में वृद्धि, और ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी कृति क्या है? बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम डाइक्रोमेट KCrO4 का विलयन डालना है, पोटेशियम क्रोमेट का विलयन डालना है, और अपने ऑब्जर्वेशन को, निरीक्षण को यहाँ थर्ड वाले लाइन में लिखना है। तो इस क्रिया में रंग में परिवर्तन क्या होगा? एक पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। पीला अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या होता है? किसी लिक्विड में, द्रव्य में कोई ऐसे ठोस पदार्थ का निर्माण होना जो कि अघुलनशील हो। जैसे कि दूध में देखिए, दूध गर्म करते हैं तो उसकी मलाई देखिए बन जाती है, एक ठोस मलाई। या फिर दूध जब फट जाता है तो कुछ ठोस अघुलनशील पदार्थ दिखाई देते हैं फटे हुए दूध में। तो इस तरह के जो ठोस अघुलनशील पदार्थ होते हैं द्रव्य में, उसे अवक्षेप कहते हैं। तो तीसरे में रंग परिवर्तन के स्थान के जगह पर क्या लिखना है आपको? पीला अवक्षेप। मुक्त होने वाली गैस डैश, क्योंकि यहाँ कोई गैस नहीं बन रही है। तापमान में परिवर्तन, तो यहाँ पर आपको लिखना है तापमान में वृद्धि। और एक कौन सा प्रकार हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक प्रकार है, परिवर्तन का प्रकार रासायनिक। चौथी कृति है कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलाना है। तो इसमें क्या होगा? रंग में परिवर्तन, चौथे रो में आपको आना है, चौथी लाइन। रंग में परिवर्तन की जगह पे आपको लिखना है सफ़ेद। मुक्त होने वाली कोई गैस नहीं है तो डैश। तापमान में वृद्धि हो जाएगी यहाँ, तो तापमान में परिवर्तन की जगह पे तापमान में वृद्धि। और परिवर्तन का प्रकार कौन सा होगा? ये भी एक रासायनिक प्रकार होगा। पांचवा कृति देखें, एक वाष्पन पात्र में थैलिक एनहाइड्राइड लेना है और कीप की नली का मुंह कपास से बंद कर देना है। यह कीप वॉशन पात्र पर उल्टी रखना है। वॉशन पात्र को तिपाई स्टैंड पर रखकर धीमी मंद नीली ज्योति से क्षीण ऊष्मा देना है। ऊष्मा देते समय तुम्हें कीप के अंदर क्या दिखाई देगा? सभी कृतियों के निरीक्षण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन के जगह पे पांचवी लाइन में नहीं आ जाएगा। कोई भी गैस यहाँ पर नहीं बन रही है। तापमान में परिवर्तन भी नहीं, डैश। और यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाष्पीकरण होगा। थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो वाष्प बनेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये कॉलम आपको पूरी तरह से टेबल भरना है। मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ यदि आपको ना समझ में आया हो। ये रंगों में परिवर्तन आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए। मुक्त होने वाली गैस, सिर्फ फर्स्ट में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, बाकी कहीं भी गैस नहीं बन रही है। तापमान में परिवर्तन, फर्स्ट और लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी बीच में तीनों में तापमान में वृद्धि हो रही है। और यहाँ केवल अंतिम जो कृति है वो भौतिक परिवर्तन का प्रकार है, बाकी सारी कृतियाँ रासायनिक परिवर्तन का प्रकार है। तो इस तरह से सारणी को आप कंप्लीट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तापमान और दाब जैसे परिमाप में परिवर्तन होने पर भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो टेम्परेरी चेंज होता है उसमें क्या क्या बदलाव होता है? उसका तापमान या दाब बदल जाएगा। और भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? प्रत्यावर्ती होते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब जैसे बर्फ़ से पानी बना तो पानी से फिर बर्फ़ बन जाएगा, यानी फिर पहले जैसा हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में द्रव्य का संगठन जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे कि पानी है तभी भी उसका सूत्र H2O ही होगा, बर्फ़ बन गई तो भी वो H2O ही रहेगा, भाप बन गया वो पानी तभी भी H2O ही रहेगा। उनके अणुओं की जो संरचना है
वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो भौतिक परिवर्तन में द्रव का संगठन जैसा है वैसा ही रहता है। यहाँ उदाहरण दिया है पानी का कि बर्फ़ को गर्म करने पर पानी बन जाएगा, लेकिन वही पानी को फिर ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ़ बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन में ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही नीचे रासायनिक परिवर्तन में कुछ चीज़ें दी गई हैं सेकेंड पैराग्राफ में। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो द्रव्य का संगठन बदल जाएगा, यानी उन संगठन बदलना मतलब उसका पूरा गुणधर्म ही बदल जाएगा, अणुसूत्र बदल जाएगा, उसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, उनके अणुओं की जो संरचना है वो बदल जाएगी। और तो ये जो है अंतर है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात कही जा सकती है। अब जब कभी रासायनिक परिवर्तन होता है तब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। अब एक नए शब्द से आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। द्रव का संगठन बदलता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, जब कोई प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है तब उसमें रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। यानी रासायनिक परिवर्तन कब होता है? रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। और इसमें परिवर्तन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि कोयले को यदि जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर कोयला क्या हो गया? कोयला ये एक अभिक्रिया कारक पदार्थ है, इसमें क्रिया हो रही है, अभिक्रिया कारक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या है? वो एक उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण लिखा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है? रासायनिक कोई क्रिया हो रही होती है तब रासायनिक परिवर्तन होता है, और उसे दर्शाने के लिए समीकरण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझना है: रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं, रासायनिक समीकरण की ओर थोड़ा सा और विस्तार से चलते हैं। कृति नंबर 2 पीछे हम देख रहे थे। कृति नंबर 2 में क्या था? कृति नंबर 2, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का चूर्ण डालने के लिए कहा गया है। इसी कृति को लेके यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है रासायनिक समीकरण को समझाने के लिए। कॉपर सल्फेट जो कि एक नीले रंग का विलयन है, उसमें जस्ते का चूर्ण मिलाने पर क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जो कि एक रंगहीन विलयन तैयार होता है। अब देखिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। पहले तो यहाँ इस तरह से लिखा गया है, एक शब्दों में लिखा गया है, कॉपर सल्फेट का जली विलयन लिया है, उसमें प्लस क्या किया? जस्ते के चूर्ण को प्लस किया गया है। कृति में वही दिया था ना, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का चूर्ण, तो यहाँ प्लस ये जिंक शाब्दिक हम लोग लिख रहे हैं, जस्ते का चूर्ण। फिर यहाँ पर एक तीर का निशान है, यानी इसमें क्रिया होने के बाद अब क्या बन रहा है वो यहाँ दिखाया गया है।
जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बनेगा। जलीय विलयन यानी पानी में कोई चीज़ घुली हुई प्राप्त हो तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे शक्कर है, उसे पानी में घोल दो तो जो वो हो गया शक्कर का जलीय विलयन। तो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्लस तांबा, ये इसे इस प्रकार जो लिखा गया है इसे कहते हैं शाब्दिक समीकरण, शब्दों में लिखा गया है। अब देखिए इसी को समीकरण में कैसे लिखेंगे। रासायनिक सूत्र का उपयोग करके कॉपर सल्फेट का सूत्र लिख दिया CuSO4, जस्ते का चूर्ण लिख दिया जिंक, फिर एरो वैसे ही लिखना है, फिर जिंक सल्फेट का सूत्र यहाँ लिख दिया और प्लस तांबा यानी कॉपर Cu। तो ये जो है, ये जो लिखा गया है इसे ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बन रही है। रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है ये। और आगे ये जो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट और जिंक इन दोनों के बीच क्रिया हो रही है तो ये एक अभिकारक पदार्थ है या फिर अभिक्रिया कारक पदार्थ कह सकते हैं इन्हें। अभिक्रिया कारक पदार्थ हैं कॉपर सल्फेट और जिंक। और जो उत्पाद बन रहा है ZnSO4 और कॉपर, ये जो बन रहा है वो क्या है, वो उत्पाद है। कॉपर और ZnSO4 का विलयन ये उत्पाद है। तो आप समझ गए होंगे कि एक शाब्दिक समीकरण होता है, फिर ये सूत्र की सहायता से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है जिसमें ये तीर के बाईं तरफ जो पदार्थ है उसे अभिक्रिया कारक पदार्थ कहते हैं और दाईं तरफ जो बनने वाला पदार्थ है उसे उत्पाद कहते हैं। इसके बाद है अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण का लेखन। तो लेखन में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, पहला देख लीजिए। रासायनिक समीकरण लिखने के में ये जो अभिक्रिया कारक पदार्थ है ये बाईं ओर लिखा जाता है हमेशा। अभिक्रिया कारक पदार्थ बाईं ओर और जो उत्पाद है वो समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं और बीच में अभिक्रिया कारक और उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को बीच में लगाते हैं। ये पहला स्टेप है कि अभिक्रिया कारक पदार्थ को बाईं ओर लिखना है, उत्पाद को दाईं ओर लिखना है और बीच में तीर का निशान लगाना है और इसकी दिशा अभिक्रिया कारक पदार्थ से उत्पाद की दिशा में होगी। सेकेंड स्टेप, अभिक्रिया कारक पदार्थ यदि 2 से अधिक हों या फिर उत्पाद भी, अभिक्रिया कारक पदार्थ या उत्पाद दोनों ही में से कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ हों तो हमें बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ उदाहरण में देखिए, अभिक्रिया कारक पदार्थ 2 है तो यहाँ पर बीच में प्लस का निशान, जो उत्पाद है वो भी 2 हैं तो यहाँ भी बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। तो दूसरा स्टेप है समीकरण का। तीसरा लेखन पद्धति क्या है कि रासायनिक समीकरण में उसकी अवस्था को दर्शाना होगा। जैसे कि जो पदार्थ गैसीय अवस्था में तो स्मॉल g लिखेंगे, कोई लिक्विड अवस्था में द्रव अवस्था में तो L लिखेंगे, कोई सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में तो S लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, ये स्मॉल s यानी कि जिंक यहाँ ठोस अवस्था में है, कॉपर यहाँ ठोस अवस्था में है। फिर एक और प्रचलन है, जो गैसीय पदार्थ है कभी कभी G ना लिख करके इस तरह से ऊपर की ओर एरो करके दिखाया जाता है। ये एरो यह दर्शाता है कि वो गैस है। या कहीं कहीं अवक्षेप यदि बन जाता है, अवक्षेप मैंने बताया एक अघुलनशील ठोस पदार्थ, विलयन का जो अघुलनशील ठोस पदार्थ है उसे अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप बन रहा है तो इस तरह से नीचे की दिशा में तीर के निशान से उसे दर्शाया जा सकता है। और जो जलीय विलयन यदि कोई बन रहा है तो उसे AQ दर्शाते हैं। जलीय विलयन मैंने अभी बताया, जैसे शक्कर का पानी में घुला हुआ है तो शक्कर का जलीय विलयन उसे कहेंगे। तो ये कॉपर सल्फेट ये जलीय विलयन था इसलिए एक्वस यहाँ AQ लिखा हुआ है। ये ठोस है इसलिए S और ये जलीय विलयन है इसलिए AQ और ये S। तो तीसरा सोपान है लिखने का। चौथा सोपान क्या है
कभी कभी कुछ रासायनिक क्रिया को हम लोग ऊष्मा गर्म करनी पड़ती, ऊष्मा दी जाती है कोई कोई क्रियाओं में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को ये ट्रायंगल, एरो के ऊपर ये ट्रायंगल से दर्शाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि ऊष्मा दी जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ऊष्मा हम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये एरो के ऊपर यहाँ त्रिभुज बनाया गया है। ये त्रिभुज ये दर्शाता है कि यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा ये क्रिया हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए ऊपर की दिशा में एक छोटा सा एरो बनाया गया है। और यहाँ पर तो हमने ऊष्मा दिया हुआ है, इसलिए एरो यहाँ पर हमने एरो बना हुआ है, हमने बनाया। इसका मतलब हम ऊष्मा दे रहे हैं, यानी ऊष्मा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा अवशोषित हो रही है। कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही, बल्कि ऊष्मा मुक्त हो रही है, बनती है रासायनिक क्रिया में। तो वहाँ पर ये उत्पाद लिखने के बाद प्लस ऊष्मा लिख देंगे, तो इससे पता चलेगा कि रासायनिक क्रिया हुई है और ऊष्मा का भी निर्माण हुआ है। पांचवा स्टेप क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में कोई विशेष शर्त लागू होती है, उस कोई विशेष कंडीशन पे ही वो क्रिया होती है, तो वहाँ उससे भी एरो में दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया है, कोई वनस्पति तेल है, जैसे शेंग तेल हो गया, राई का तेल हो गया, जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला तेल है। ये लिक्विड अवस्था में है, इसलिए एल दर्शाया गया है। अब इस तेल में यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, लेकिन शर्त यह है कि तापमान 60 डिग्री होना चाहिए और निकल वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। निकल एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी इसके वजह से रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है, रासायनिक क्रिया को करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद क्रिया में भाग नहीं लेता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो दो शर्त हैं, तापमान 60 डिग्री हो और निकल की उपस्थिति हो, तो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो ये जो विशेष शर्तें हैं, ये भी एरो के ऊपर दर्शाई जाती हैं। कोई कोई रासायनिक क्रिया जो विशेष शर्तों पर ही होती हैं, तो शर्त को इस तरह से एरो में दर्शाया जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी भी, जैसे कि किसी भी यौगिक का नाम लिखना हो तो वो नीचे लिखा जाता है, या फिर उसका कोई गुण लिखना है। HNO3 यहाँ सांद्र अवस्था में है, सांद्र अम्ल है। सांद्र यानी जो प्रभावशाली हो, अधिक प्रभावशाली हो, तो उसका नाम या उसका गुण भी नीचे दर्शाया जा सकता है। तो ये कुछ रासायनिक समीकरण को लिखने की कुछ सोपान थे, स्टेप्स थे, जिसकी चर्चा हमने किया था। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, कृति दी गई है, रासायनिक क्रिया देखिए क्या है, AgNO3। AgNO3 एक्वस, यानी ये जलीय विलयन है। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। इसमें क्या डाला गया है, सोडियम क्लोराइड, एक्वस, जलीय विलयन, एक्वस यानी कि जलीय विलयन। और उत्पाद क्या बन रहा है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस। इसी को यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, एक यहाँ पर फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड का विलयन है, उसमें एक परख नली है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट